ओके, तो जिन दो स्टेट्स में ट्रांजिशन हो रहा है हाइड्रोजन एटम का, उन दो स्टेट्स के एनर्जी जो भी डिफरेंस आएगा उसके बराबर एनर्जी का फोटोन मिलेगा। और फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, फोटोन की वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला पढ़ा था। अगर आपको एनर्जी निकालना हो, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो इन दोनों स्टेट्स की एनर्जी का डिफरेंस लेना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू 1 बाय, अगर मान लीजिए m स्टेट में आ रहा है फ्रॉम n, तो ये इक्वेशन लगा देंगे, अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और हो इसलिए z लगा दिया वहां पे मैंने। तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला, और वेवलेंथ निकालने के लिए रिडबर्ग वाला फॉर्मूला बन जाता है r इंटू 1 बाय m स्क्वायर माइनस 1 बाय m स्क्वायर, तो हाइड्रोजन के अलावा किसी और के लिए z लगा सकते हैं, और ये r रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। अब ये वेवलेंथ और फोटोन की एनर्जी के फॉर्मूले तो पता है ना। अब कितने फोटोन बन सकते हैं, मान लीजिए ns स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना है, तो कितने तरीके के फोटोन आ सकते हैं, कौन कितनी पॉसिबिलिटीज है। तो किसी भी एक एनर्जी लेवल से यहाँ नीचे आना है, किसी एक ns से ग्राउंड स्टेट तक आना है उसे, तो दो के बीच में ट्रांजिशन होगा, इनके बीच में n से 1, n से 2, n से 3, ऐसा कुछ दो एनर्जी लेवल इन्वॉल्व होंगे। तो n एनर्जी लेवल में से किन्हीं दो का ट्रांजिशन कितने तरीके से चूज कर सकते हैं अपन। तो मेथड ऑफ चूजिंग दिस, n में से दो चूज करने के तरीके, वो हो जाता है nc2, इट इज nc2। सो nc2 विल बी द टाइप ऑफ ट्रांजिशन पॉसिबल। तो इतने नंबर ऑफ फोटोन बनना चाहिए, दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड। सर वो तीन तरह से भी आ सकता है, n1, सर वो तीन तरह से भी आ सकता है, n4 है, फिर n3 है, फिर n2 है। नहीं नहीं, वो अभी तो मैंने यहाँ पे ना n जो है ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। मैंने यहाँ पे थोड़े से मतलब बीच के एनर्जी लेवल दिखाए नहीं ना आपको, यहाँ पे यहाँ बीच में और बहुत सारे एनर्जी लेवल है। तो आप ऐसा n यू मत सोचो कि n बहुत छोटा कोई नंबर है, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। सो अब n लाइन से एक तरह से मेरे पास n एनर्जी लेवल्स है, उनमें से किन्हीं भी दो एनर्जी लेवल के बीच का ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो n में से दो चूज करने के तरीके क्या होते हैं, nc2, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में शायद पढ़ा होगा। और nc2 इज नथिंग बट n इंटू n माइनस 1 बाई 2। तो इतने नंबर ऑफ फोटोन मिल सकते हैं मुझे अलग अलग, जितने फोटोन उतनी तरह की वेवलेंथ मिल सकती है। सो व्हेन इन हाइड्रोजन एटम इफ इट इज इन सम एनर्जी लेवल n, और वहां से ग्राउंड तक आता है बाय ऑल काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी, देन द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड शुड बी n इंटू n माइनस 1 बाई 2। इतने टोटल फोटोन मिल सकते हैं। फिर मान लीजिए आपका सिंगल हाइड्रोजन एटम है, अकेला हाइड्रोजन एटम है, वो किसी nth स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, nth एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए सिंगल हाइड्रोजन एटम है, ओनली वन हाइड्रोजन एटम आपके पास है, और वो किसी nth एनर्जी लेवल पे है, वहां से वो ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। ओके, सो आई हैव n पॉसिबल लाइंस, और इसमें सब में कितने फोटॉन्स निकलवा सकता हूं, मैक्सिमम मैक्सिमम कितने फोटॉन आ सकते हैं। तो एक अकेला हाइड्रोजन एटम है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन n से 1 में आ गया, तो फिर और ट्रांजिशन हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो एक अकेला ही था और कोई था ही नहीं आपके पास यहाँ पे, तो एक ही फोटोन बनेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक अकेला हाइड्रोजन एटम है आपके पास जो किसी nth एनर्जी लेवल पे है, वहां से ग्राउंड में आना चाहता है। बहुत सारे तरीके पॉसिबल है, n से डायरेक्ट आ जाए या n से एक एक करके आए, पर अगर वो एक एक करके आएगा तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा इमिट होंगे, क्योंकि उसमें पॉसिबल उसमें नंबर ऑफ फोटोन यहाँ पे आया फिर यहाँ आया, ऐसे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे उस केस में। तो कितने फोटोन आ सकते हैं इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज n-1। n में से 1 आने के बीच बीच में कितने इंटरवल आ सकते हैं, तो n-1। तो ये जो फॉर्मूला था ये था फॉर अ सैंपल, हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोजन एटम हो जो nth एनर्जी लेवल पे थे, और उनमें से हर हाइड्रोजन एटम जो है वो ग्राउंड में आना चाह रहा है, तो कितने फोटोन मिल सकते हैं, इतने। बट इफ यू हैव ओनली वन हाइड्रोजन एटम, if you have only one hydrogen atom, ठीक है, वो nth एनर्जी लेवल में है, इज इन nth एनर्जी लेवल, तो कितने फोटोन इमिट हो सकते हैं, देन द मैक्स पॉसिबल नंबर ऑफ फोटोन विल बी n-1। तब मैक्सिमम n-1 फोटोन ही निकल सकते हैं। क्या यह पॉइंट समझ में आया आपको, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, बताइए।
मैं यहाँ दो चीजें बता रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? देख लीजिए अच्छे से। इन दिस केस आई हैव अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मेरे पास बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स है और वो सबके सब n स्टेट में थे, वहां से ग्राउंड स्टेट में आ सकते हैं। तो व्हाट आर द टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी, व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड, पॉसिबल टाइप्स ऑफ फोटॉन्स इमिटेड, so these are the maximum number of types of photons emitted, and in this case I have only one hydrogen atom जो किसी nth एनर्जी लेवल पे है, वहां से ग्राउंड स्टेट आना चाहता है। तो एक अकेला हाइड्रोजन एटम n से जब ग्राउंड आएगा तो n से डायरेक्ट अगर 1 आया तो वो एक ही फोटोन इमिट कर पाएगा, n से सेकंड आए फिर सेकंड से 1 आए तो 2 फोटोन इमिट कर पाएगा। ऐसे करते करते अगर आप चेक करोगे तो मैक्सिमम कितने फोटोन निकल सकते हैं बाय सिंगल हाइड्रोजन एटम, वो आ सकता है n-1। कब? जब वो स्टेप बाय स्टेप आए, n से n-1, n-1 से n-2, n-2 से n-3 एंड सो ऑन करते करते 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ऐसा जब वो एक एक स्टेप करके नीचे आएगा हाइड्रोजन एटम तो n-1 फोटॉन्स आ सकते हैं बाय सिंगल हाइड्रोजन एटम। क्लियर? चलिए, या मुझे ऐसा लगता है केमिस्ट्री में शायद पढ़ाया होगा आपको तो इसलिए आसान भी लग रहा होगा अपन को। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में कि हाइड्रोजन एटम इज इन 5th एनर्जी लेवल, नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटॉन्स इट में इमिट, कितने फोटोन इमिट कर सकता है। तो सैंपल होगा अपने पास तो इतने फोटोन आ सकते हैं 10। यस सर। हाँ बिल्कुल सही। अब इन फोटॉन्स की वेवलेंथ वगैरह पूछ लेते हैं आपसे तो आप निकाल सकते हो इजीली, आपको रेड फॉर्मूला पता है वेवलेंथ के लिए। ठीक है, वेवलेंथ के बारे में याद रखना, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी कम वेवलेंथ आएगी। अगर बहुत बड़ा ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, हाइड्रोजन के अंदर किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है अगर वो, और वहां से ग्राउंड स्टेट में आए तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इमिट होता है। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अगर अपन ने ऑब्जर्व करा हाइड्रोजन में, तो हमें ना एक, अगर मैं लाइन पर वेवलेंथ जो इमिट होती है उनको प्लॉट करूं, हाइड्रोजन गैस को जब मैं एक्साइटेड स्टेट में भेजता हूं वहां से वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो जितने भी वेवलेंथ इमिट होती है उनको एक लाइन पे अगर प्लॉट करूं तो मुझे ना ग्रुप्स में मिलती है, मुझे कुछ वेवलेंथ के ग्रुप मिलते हैं। यहाँ पे वेवलेंथ के ऐसे ग्रुप्स मिलते हैं। जो सबसे छोटा ग्रुप होता है, सबसे छोटी वेवलेंथ का जो ग्रुप होता है, सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं अपन लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज है ना। अब लाइमन सीरीज की जो सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है उसकी एनर्जी आती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी सबसे बड़ी वेवलेंथ की लाइमन सीरीज में। कैसे? तो हाइड्रोजन में जब ट्रांजिशन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से 1 स्टेट में हो, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, मान लीजिए 1 स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन 1 स्टेट में आ रहा है, ठीक है, n=1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है फ्रॉम सम हायर एनर्जी लेवल, तो ये जो गैप होती है ना 1 और सेकंड की, दिस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड सेकंड से लेके इंफिनिटी तक की भी जो गैप होती है, एंड अगर इंफिनिटी जा रहा है तो वहां एनर्जी हो जाती है 0। सेकंड से जो इंफिनिटी की गैप है इट इज ओनली 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 होता है ना, सॉरी 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं 10.2 3.4 आएगा, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी लेवल की एनर्जी आती है वो आती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 से 2 का एनर्जी गैप इज 10.2 एंड फ्रॉम 2 ऑनवर्ड्स किसी भी एनर्जी लेवल पे जाओगे तो एनर्जी गैप या तो 3.4 या उससे कम ही आएगा। इन्फिनिटी जाओगे तो 3.4, अदरवाइज उससे कम ही आएगा। तो यहाँ की एनर्जी बहुत कम है कंपेयर टू दिस, और किसी भी हायर एनर्जी लेवल से यहाँ अगर n=1 में आएगा तो एनर्जी 10.2 या ज्यादा आएगी, एनर्जी 10.2 या ज्यादा आएगी। किसी भी हायर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन 1 में आएगा तो एनर्जी या तो 10.2 या ज्यादा आ रही होगी। हेंस फोटॉन्स जो इमिट होंगे वो एक वेवलेंथ जिसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी 10.2 है उसकी या उससे कम की आ रही होगी। सो व्हेन अ ट्रांजिशन टुक प्लेस फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट, तो जब फोटॉन जो इमिट होते हैं वो 10.2 या ज्यादा एनर्जी के होते हैं, ये अच्छी खासी एनर्जी के फोटॉन है, ये अल्ट्रावायलेट हमें रेज के फॉर्म में दिखते हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में दिखते हैं, इन सबको मिलाकर अपन बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के सारे फोटॉन अल्ट्रावायलेट रेंज में लाया करते हैं। लाइमन सीरीज is emitted when electron makes a transition from any higher energy level to ground state.
जब वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है तो लाइमन सीरीज। ये समझ में आ रही बात? किसी हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड में आ जाना, डायरेक्ट लाइमन सीरीज, उसकी एनर्जी 10.2 या ज्यादा होगी। एंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑब्टेन इन लाइमन सीरीज वो क्या हो सकती है? मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग। मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकती है? 13.6 इन्फिनिटी से बनाना, तो उससे मिनिमम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वेवलेंथ कोई पूछे तो 2 से बनाना, इससे मैक्सिमम वेवलेंथ आएगी। तो लाइमन सीरीज क्या होती है समझ में आ रहा है? when electron makes transition from a higher energy level to ground state, तो फोटोन जो इमिट होता है उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज का फोटोन है। बिकॉज एनर्जी इन दैट केस 10.2 ज्यादा आएगी तो वेवलेंथ कम आती है ना, सब अल्ट्रावायलेट रेंज में वेवलेंथ आती है। क्लियर हो रहा है ये? इज इट क्लियर? किसी कुछ भी डाउट है इसमें जो भी कहा मैंने? क्योंकि ऐसा आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, तो मुझे लगता है डाउट कम होंगे। तो फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया, मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, कुछ अगर दिक्कत लगे तो आप प्लीज रिप्लाई करिए। ठीक है, चलो आज तक तो क्लियर है। अब लाइमन के बाद नेक्स्ट सीरीज जो होती है इट इज कॉल्ड बामर सीरीज। बामर सीरीज, in Balmer series electron makes a transition from any higher energy level to second state। किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेट में आ रहा है तो हमें बामर सीरीज दिखती है, इसे बोलते हैं बामर सीरीज इमिट हो रही है, बामर सीरीज का फोटोन इमिट हो रहा है। In this case, the maximum possible energy is only 3.4 electron volt, only 3.4 electron volt, and minimum possible will be from this energy difference, energy level of second, sorry third to energy level of second। थर्ड और टू का जो एनर्जी डिफरेंस है उतना एनर्जी डिफरेंस का मिनिमम एनर्जी का फोटोन आएगा, तो मैक्सिमम वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। अब बामर सीरीज से खासियत ये होती है कि इसकी 4 वेवलेंथ होती है स्टार्टिंग की, फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2 एंड 6 to 2। मान लीजिए यहाँ ऊपर 6 एनर्जी लेवल बनाया मैंने, यहाँ कहीं पे 6 एनर्जी लेवल है बीच में, यहाँ n equal to 6 है। तो दिस 4 वेवलेंथ्स फ्रॉम 3 से 2 ट्रांजिशन, 4 से 2 ट्रांजिशन, 5 से 2 ट्रांजिशन एंड 6 से 2 ट्रांजिशन, these transitions have energies or wavelengths in visible region। यहाँ पे विजिबल रीजन में फोटॉन्स इमिट होते हैं। बामर सीरीज के 4 फोटॉन विजिबल में होते हैं, बाकी इसके अल्ट्रावायलेट में हमारी एनर्जी बढ़ रही है आफ्टर दिस 6 to 2 ट्रांजिशन, 7 to 2 एंड सो ऑन, 8 to 2, 9 to 2, 10 to 2, ये जो ट्रांजिशन होंगे आगे के, उनकी एनर्जी थोड़ी और ज्यादा हो जाती है तो वो सब अल्ट्रावायलेट में लाई करते हैं। बट ये 4 वेवलेंथ जो होती है विजिबल में लाई करती है। इसमें जो सबसे बड़ी वेवलेंथ, सबसे छोटी जो वेवलेंथ है या सबसे ज्यादा एनर्जी जो है 6 से 2 की, वो हो जाती है ब्लूइश येलोइश, कुछ ब्लूइश कुछ कलर आता है, वॉलेट कुछ कलर आता है, ये भी कुछ वैसे ही कलर होता है। सबसे छोटा इसमें रेड कलर होता है। 3 से 2 का जो फोटोन होता है उसकी वेवलेंथ रेड के आसपास होती है, 4000 के आसपास कुछ एनर्जी होती है, वेवलेंथ होती है यहाँ पे। तो बामर सीरीज को इसलिए कई बार लोग बोल देते हैं लाइज इन विजिबल स्पेक्ट्रम, बोल देते ऐसा वेगली अपन चला लेते, पर हमें पता है कि बामर की सिर्फ 4 वेवलेंथ विजिबल में लाई करती है। क्लियर? चलो प्रियांशु पूछ रहा है ज्यादा एनर्जी कहाँ इमिट होगी? सबसे ज्यादा एनर्जी तो इन्फिनिटी से 1 में होगी। इन्फिनिटी में एनर्जी 0, 1 में एनर्जी -13.6, तो इन्फिनिटी से 1 आना -13.6 एनर्जी इमिट होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए बामर के बारे में प्रॉपर्टी समझ में आई, उसकी 4 वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है। इज इट अंडरस्टूड? और सर फर्स्ट वाली मतलब सर ये लाइमन फर्स्ट वाली का मतलब क्या बोल रहे हैं आप? लाइमन सीरीज की वेवलेंथ, लाइमन सीरीज कंप्लीटली अल्ट्रावायलेट में लाई करती है। बामर सीरीज की पहली 4 वेवलेंथ विजिबल में लाइट करती है, रेस्ट ऑन बाकी की जो वेवलेंथ होती है वो सारी अल्ट्रावायलेट में लाई करती है। उसके बाद आगे की जितनी भी सीरीजेस है उन सब की एनर्जी बहुत कम है, वो सब की सब जिनकी एनर्जी कम है वो सब की सब इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। लैमर बामर के बाद पाशन, फर्न, ब्रैकेट, हम्फ्री जो भी सीरीजेस आती है वो सब की सब इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। क्लियर? उनकी एनर्जी क्योंकि कम है। यस सर। ओके बच्चों, चलिए तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इन सीरीजेस की, और आपको याद होना चाहिए कौन सी सीरीज किस ट्रांजिशंस में इन्वॉल्व होती है। आगे बढ़ते हैं फिर अपन, तो एक तो ये अपन को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए है ना, जो किसका नाम क्या होता है। अब हाइड्रोजन में
फर्स्ट और सेकंड का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, फर्स्ट सेकंड एनर्जी लेवल का एनर्जी डिफरेंस वो 10.2 होता है। किसी और एटम में जाए तो सेम डिफरेंस किन एनर्जी लेवल का होगा? किसी और एटम में जाए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है, Z1 होता है हाइड्रोजन का, पर किसी और एटम में गए जिसका एटॉमिक नंबर Z है, उसमें मुझे एनर्जी डिफरेंस चाहिए 10.2। तो किन दो एनर्जी लेवल का एनर्जी डिफरेंस 10.2 आएगा, बता सकते हो क्या? किसी एटम जिसका एटॉमिक नंबर है Z, उसके अंदर दो एनर्जी लेवल का एनर्जी डिफरेंस वो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/m² माइनस 1/m² इंटू Z², और ये आपको चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए ये m और n क्या होने चाहिए? तो सॉल्व करके अगर निकाले तो m आता है 2Z और n आता है Z, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पर आएगा Z और वहां आएगा 2Z। जो भी इस एटम का एटॉमिक नंबर है, उस एटॉमिक नंबर का डबल वाला जो नंबर आएगा और जो उस एटॉमिक नंबर के बराबर वाला नंबर आएगा, इन एनर्जी लेवल में जब ट्रांजिशन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। फॉर एग्जांपल जैसे He पॉजिटिव की बात करें, हीलियम पॉजिटिव, He पॉजिटिव आयन की बात करें, इसका Z क्या होता है? 2 है ना। तो इसमें 4 और 2, 2Z और Z, 4 और 2 का एनर्जी डिफरेंस अगर निकालो तो 10.2 आएगा। आप चेक करना, आप यहाँ पे रखना 4, यहाँ रखना 2, ठीक है, और Z डाल देना 2, कैलकुलेट करना एनर्जी डिफरेंस क्या आ रहा है, वो 10.2 आएगा। मैं Li3 पॉजिटिव की बात करूं, Li2 पॉजिटिव की, तो ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका Z3 हो जाता है। तो इसके लिए मुझे 3 और 2 इंटू 3 मतलब 6 और 3 इन एनर्जी लेवल का डिफरेंस देखेंगे तो 10.2 मिलता है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर, आ गया। हाँ, ये बहुत काम की प्रॉपर्टी बच्चों, इस प्रॉपर्टी पे कई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी याद बता दिए मैंने, इसमें क्वेश्चन कई आ जाते हैं, ये प्रॉपर्टी याद रहेगी तो क्वेश्चन जल्दी होंगे। क्वेश्चन में पढ़कर हमें लॉजिक समझ में आ जाता है कि अच्छा इसमें ये वो लोग ये करा रहे हैं, तो हमको जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा प्रॉपर्टी को। नोट करना है हाँ, ये नोट करना है आपको। सर, इधर ये राइट में जो लिखा है, राइट में लिखा है, आप देख सकते हो, नोट कर लो, जो समझाया था वो याद होना चाहिए। यस ठीक सर। है, चलिए देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये सीरीज वगैरह की कुछ छोटी छोटी बातें थी जो बची हुई थी, तो मैंने बता दिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब नॉन स्टेशनरी न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट क्या है। रिड्यूस मास लगाना पड़ता है कई बार, तो वो क्या कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे अपन। चलिए अभी हटा रहा हूं मैं। सर अभी नहीं हुआ, सर अभी नहीं हुआ। जल्दी नोट करिए सर, आप लिख दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा सर। अच्छा अच्छा, ओके। तो आप लोगों ने शायद सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट सुना होगा, है ना। किसी भी सिस्टम पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो रेस्ट होता है, बिकॉज जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, हम लिखते हैं ना F इक्वल टू ma, तो वो किसी सिस्टम के लिए हो जाता है F नेट ऑन सिस्टम शुड इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। ये इक्वेशन बन जाती है जब हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स का एक सिस्टम हो, तो उन सब पार्टिकल के सिस्टम में जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका एक्सप्रेशन निकालते हैं अपन इस तरीके से। सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन के लिए F इक्वल टू ma लगा देते हैं, पर ये एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो, फोर्स ही नहीं लग रहा उस सिस्टम पे, तो एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 आएगा। इफ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स सो सेंटर ऑफ मास शुड बी एट रेस्ट। अगर उस पर इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं है तो फाइनल भी नहीं आएगी, तो COM शुड बी एट रेस्ट, COM शुड बी एट
रेस्ट, सीओएम रेस्ट पे होना चाहिए अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। पर जरा हमने देखो हमने क्या करा था, हमने बोला था कि न्यूक्लियस जो होता है वो रेस्ट पे होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हमने ऐसा माना था ना हाइड्रोजन एटम में कि न्यूक्लियस रेस्ट पे है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और इसके लिए पूरा अपन ने Yes, sir. कैलकुलेशन देखी थी। अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उनके बीच में कहीं लाई करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसको मैं ऊपर से अच्छे से डायग्राम दिखाता हूँ। ऊपर से ये न्यूक्लियस दिखाया मैंने, और ये मैं इलेक्ट्रॉन घूमते हुए दिखा रहा हूँ इसके आसपास ऐसा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ है अगर, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर मास आएगा वो यहाँ मान लीजिए यहाँ बीच में आया, और इलेक्ट्रॉन जब घूम के पहुंचा यहाँ, तो सेंटर मास भी घूम के फिर यहाँ पहुंचेगा। तो एक तरह से हमने अगर ऐसा माना है कि न्यूक्लियस रेस्ट पर है और इलेक्ट्रॉन उसके बाद घूम रहा है, तो हमने गलत कर दिया, क्योंकि हम सेंटर मास को घुमा दिया है। समझ में आई बात? असल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सेंटर मास रेस्ट पे होना चाहिए था। होना ये चाहिए था कि सेंटर मास रेस्ट पर है, उसके बाद दोनों पार्टिकल घूमे। जैसे ये न्यूक्लियस घूम रहा है किसी छोटे ऑर्बिट में, और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी बड़े ऑर्बिट में, और दोनों का जो सेंटर मास है ना वो रेस्ट पे होना चाहिए था। ये न्यूक्लियस, यहां पर इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों घूमना चाहिए था अबाउट सेंटर मास। ये न्यूक्लियस ऐसा, इलेक्ट्रॉन ऐसा, और दोनों का जो सेंटर मास है वो रेस्ट पे होना चाहिए था। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि सिस्टम का सेंटर मास रेस्ट पर हो और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उसके अबाउट घूमे, पर हमने गलत कर दिया। हमने क्या कर दिया, ये मान लिया कि न्यूक्लियस रेस्ट पे और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये समझ में आया आपको? सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, एटम्स पे नॉर्मली हम कोई बाहरी फोर्स ना लगाए तो ऐसे ही होना चाहिए। हमने जो डेरिवेशन करा था उसमें हमने एटम को कोई बाहरी कोई फोर्स थोड़ी लगाया था, तो एटम में ऐसे होना चाहिए था कि सेंटर मास रेस्ट पे होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों घूमना चाहिए उसके अबाउट। सही है, पर हम गलत कर चुके, हमारे सारे फॉर्मूले में मिस्टेक आ Yes, चुकी sir. है। ठीक है, हमारे सारे फॉर्मूले में कुछ गलती आ चुकी है। चलो कोई बात नहीं, हम उसको सुधार देंगे, हमारी जो मिस्टेक हुई है उसको हम करेक्ट कर देंगे। पर पहले मिस्टेक कितनी बड़ी हुई है ये भी समझते हैं। मिस्टेक तो हुई है, पर कितनी बड़ी मिस्टेक है ये भी समझते हैं अपन। तो इलेक्ट्रॉन जो मास पोजेस करता है वो है 9.1 10⁻³ kg, और न्यूक्लियस सबसे हल्का हाइड्रोजन एटम का देखो, उसका मास, प्रोटॉन का मास, वो 10⁻27 के ऑर्डर में आता है। बहुत ज्यादा हेवी है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा है, तो जो सेंटर मास होगा ना वो लगभग न्यूक्लियस पर ही होगा, बिकॉज न्यूक्लियस इज वेरी हेवी कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई न्यूक्लियस जो सबसे हल्का है हाइड्रोजन एटम का, उसका मास 1836 गुना ज्यादा, 1836 टाइम ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। तो इतना ज्यादा मास होने की वजह से क्या होता है, सेंटर मास ऑलमोस्ट न्यूक्लियस पे लाया करता है, तो ऑलमोस्ट न्यूक्लियस रेस्ट पे होता है। तो हमने रेस्ट मान लिया था ना, तो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करी थी, छोटी सी गलती करी थी। पर गलती तो गलती है, देखो गलती हुई है पर छोटी हुई है। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो ओके, है ना। हम चाहते हैं इसे करेक्ट करना, है ना, हम चाहते हैं हमारी गलती को सुधार ले अपन। तो हम एक तरीका यूज करते हैं रिड्यूस्ड मास का। रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास यूज करते हैं अपन। रिड्यूस्ड मास, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आप अगर दो पार्टिकल को देख रहे हो, दो पार्टिकल है आपके पास, और उनके ऊपर केवल आपस के फोर्सेस से बाहरी कोई फोर्स नहीं है, वो एक दूसरे को आपस का इंटरेक्टिव फोर्स जो भी उनका, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से फोर्स हो या ग्रेविटेशन की वजह से हो, जो भी फोर्स है वो आपस का फोर्स है और बाहरी कोई फोर्स नहीं है, उन्हें देख रहे हो आप। जैसा हम यहाँ देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस को देख रहे थे, इन पर कोई बाहरी फोर्स नहीं था। तो ऐसे सिस्टम्स में अगर आप एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखो, तो आप क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं तो आपको स्यूडो फोर्स लगाना चाहिए, है ना। अगर हम किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखेंगे तो हमें स्यूडो फोर्स लगाना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? Yes, एक पार्टिकल अगर एक्सेलरेट हो रहा है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो उसमें दूसरों को देखने पर मुझे स्यूडो फोर्स लगाना चाहिए। ठीक है, रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि स्यूडो फोर्स भूल जाओ, मत लगाओ, मास बदल दो, बस मास बदल दोगे तो भी सही हो जाएगा। रिड्यूस मास क्या बोलता है, सपोज दो पार्टिकल है मेरे पास ए और बी, और मुझे बी को देखना है विद रिस्पेक्ट टू ए, दोनों मूव कर रहे हैं, देयर इज सम एक्सेलरेशन ऑफ ए, देयर इज सम एक्सेलरेशन ऑफ बी, दोनों मूव कर रहे हैं, है ना,
दोनों का कुछ कुछ एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब आपको अगर ए के रिस्पेक्ट में बी को देखना है, विद रिस्पेक्ट टू ए अगर आपको देखना है तो ए को रेस्ट पे मान लेंगे आप, क्योंकि वो उसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। बी को देखो, उसका एक्सेलरेशन रिलेटिव वाला ले लो, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जो भी आएगा वो लिखो, और आपको स्यूडो फोर्स लगाना चाहिए क्योंकि आप नॉन इनिशियल फ्रेम में हो। आप अगर ए के रिलेटिव देख रहे हो तो आपको स्यूडो फोर्स लगाना चाहिए। रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट बोलता है स्यूडो फोर्स मत लगाओ, इसका मास बदल दो, पार्टिकल बी का मास बदल दो। मान लीजिए इनके मासेस m1 और m2 थे, तो अब बी का जो मास लोगे ना उसको रिड्यूस मास ले लो, टेक मास ऑफ बी एस म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर ऐसा मास ले लिया ना आपके बी का तो आपका पूरा सिचुएशन सही हो जाएगी। ना स्यूडो फोर्स लगाए हुए भी, बिना स्यूडो फोर्स लगाए हुए भी आपके रिजल्ट सही आएंगे अगर आप मास बदल दो। समझ में आई बात? क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास? फिर से बताता हूं मैं। एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के रिलेटिव देखना था आपको। ये दोनों पार्टिकल आपस में एक दूसरे को इंटरेक्टिव फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं लगा रहे, इनका आपस में फोर्स है, इसके अलावा सिस्टम पे इन पे कोई फोर्स नहीं है, और एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखना है। दोनों एक्सीलरेट हो रहे, एक के रिलेटिव दूसरे को देखेंगे तो ये एक्सीलरेट हो रहा था ए, इसकी वजह से आपको वहां पे स्यूडो फोर्स लगाना चाहिए, पर आप भूल गए। कोई दिक्कत नहीं, मत लगाओ, मास बदल दो। मास बदल दोगे तो भी सही आ जाएगा रिजल्ट। आपको स्यूडो फोर्स लगाना चाहिए था, नहीं लगाया, कोई समस्या नहीं, आप इसका मास बदल दो। मास बदल दोगे तो भी रिजल्ट सही आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया रिड्यूस मास का? त्रिलोक पूछ रहा है मैकेनिक्स में यूज कर सकते हैं। अरे मैकेनिक्स का ही कॉन्सेप्ट है, ये तो मैकेनिक्स का ही कॉन्सेप्ट है, मैकेनिक्स का ही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ये कोई 12th का थोड़ी आइडिया है, ये तो 11th में पढ़ाते हैं ये चीज। यस सर। ओके, यस। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास। अब ये कॉन्सेप्ट मैं यहां लगा लूंगा। देखो, मैंने जब डेरिवेशन करा था तो मैंने न्यूक्लियस को रेस्ट पे मान लिया था, जबकि न्यूक्लियस भी घूम रहा है। तो न्यूक्लियस भी एक नॉन इनिशियल फ्रेम है, क्योंकि घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है, तो एक नॉन इनिशियल फ्रेम है। तो मुझे नॉन इनिशियल फ्रेम में लगाना चाहिए था रिड्यूस मास, पर मैं भूल गया लगाना, है ना। मुझे नॉन इनिशियल फ्रेम में लगाना चाहिए स्यूडो फोर्स, पर मैंने तो लगाया नहीं वहां पे स्यूडो फोर्स। तो मास बदल लो, रिड्यूस मास लगा लो। मैं अगर न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन को देखूंगा तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि न्यूक्लियस रेस्ट पे और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और ऐसी सिचुएशन में मैंने पूरा डेरिवेशन कर चुका हूं मैं, और वहां अगर मैं मास बदल दूं इलेक्ट्रॉन का तो सब चीज सही हो जाएगा। देखो, ये पढ़ा अपन ने भी जिसकी मास बदल देना चाहिए, तो इसका अगर मास बदल दूंगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे रेडियस का जो फॉर्मूला आया था यहाँ पे, इनके बीच की डिस्टेंस रेडियस, उसका फॉर्मूला आया था हमारे पास n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया था रेडियस का। क्या आपको याद है रेडियस का फॉर्मूला आया था? ये चेक कर लेना, मुझे याद है अच्छे से, यही आया था। अब यहां नीचे m हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए लगाया था। कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास ये बोलता है कि आपको म्यू लगाना चाहिए था, तो इसको m को म्यू से बदल दो तो अपना इक्वेशन सही हो जाएगी। ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, इसको सही करना है मुझे। तो सही करने के लिए मैं क्या करूंगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m को मैंने म्यू लिख दिया इंटू के जेड ई स्क्वायर। ये करेक्ट इक्वेशन हो गई, दिस इज करेक्टेड। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। ओके, अब हमें तो यार ये एक वैल्यू भी आती है यहाँ पे 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो उसका क्या होगा? उसको हम तो वैसे याद रखी थी चीजें, तो हम वो भी लेके आते हैं। चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, ऊपर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर और नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 4 पाई म्यू के जेड स्क्वायर और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऊपर नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करा। अब ये म्यू और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे की जगह पे लिख देते हैं। भाई आगे पीछे लिख सकता हूं मैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, है ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये बाकी तो पुराना फॉर्मूला हो गया ये, और इसमें बस m बाय म्यू मल्टीप्लाई हो गया। तो एक तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया कि m बाय म्यू
इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, वही जो रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट होती है, इंटू n²/z। यस सर। तो ये हो गया करेक्टेड रेडियस का फॉर्मूला। न्यूक्लियस रेस्ट पे नहीं मान के सही जो रेडियस का फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा। यहाँ पे बस m/μ मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो ये रेडियस का करेक्टेड फॉर्मूला आ गया। इसको इस तरह से याद रखो आप, ये आसान हो जाएगा याद रखना। वेलोसिटी में भी करेक्शन होगा क्या? कुछ हमने वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकाला था इलेक्ट्रॉन की, उसमें कुछ करेक्शन होगा क्या? सोचो। नो सर, नहीं है, मास ही नहीं है उसमें। मास ही नहीं होता वेलोसिटी, बिल्कुल सही, 100% सही है ना। एनर्जी के फॉर्मूले में करेक्शन होगा क्या? यस होगा। एनर्जी के फॉर्मूले मास आता है, आप चेक करना, वो मास आता है वहां ऊपर न्यूमरेटर में आता है, मास न्यूमरेटर में आता है। या डिनोमिनेटर में आ रहा था मास, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ m/μ, वहां न्यूमरेटर में आता है तो वहां μ/m मल्टीप्लाई कर देना। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, उसका फॉर्मूला होता था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n²। इसको मुझे करेक्ट करना है, ये गलत फॉर्मूला है, तो उसको करेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे m/μ मल्टीप्लाई हुआ, वहां μ/m मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि वहां मास ऊपर आता था। तो μ/m टाइम्स -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n², ये हो गया करेक्टेड एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, यस सर। यस। सो हमने हमारे सारी चीजें करेक्ट कर ली बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास। रिड्यूस मास हमको बहुत हेल्प कर दे रहा है। यहाँ पर हमारे फॉर्मूले जो हम गलत, थोड़ी सी गलती थी, ऐसा बहुत बड़ी गलती नहीं करी थी हमने, छोटी सी गलती करी थी। हमने न्यूक्लियस को रेस्ट पे मान लिया था और उसके अबाउट इलेक्ट्रॉन घुमा दिया था। असल में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों घूमते हैं, सेंटर मास रेस्ट पे होता है। ठीक है, ये सेंटर मास रेस्ट पे होता है। चलिए, तो एक बार सारे करेक्टेड फॉर्मूले देख लीजिए, ये रेडियस का करेक्टेड फॉर्मूला, वो एनर्जी का करेक्टेड फॉर्मूला, और कहीं भी कुछ समस्या सर ब्लर हो रही है वीडियो। ब्लर हो रही, मेरे पास तो सही दिख रही है। बाकी बच्चे सही दिख रही है सर। बच्चे बोल रहे क्लियर है सब, तो प्लीज आप अपने पास एक बार वो चेक कर लो। सर मेरी तरफ से सर सही है सर। सर मेरे में 4G आ रहे हैं सर। चलिए अब चेक कर लीजिएगा। तो जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो देख लीजिए अच्छे से। कुछ भी अगर डाउट है यहाँ पे तो बताइए। सर ये क्या लिखा है बोलो, सर? कहाँ पे? सर ये इलेक्ट्रॉन, सर ये सर्कल बनाया सर, सर्कल जो बने हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, यस सर। ये न्यूक्लियस है, यस ये सर। न्यूक्लियस है, ये सेंटर ऑफ मास है COM। अब ये जो रिड्यूस मास का लॉजिक है ना, अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लिया आपने और अब इसको लगा सकते हो। असल में मैकेनिक्स में लगता है ये फॉर्मूला, तो है ना, ये तो हमको जरूरत पड़ी तो हमने यूज कर लिया। और ये सर वो आर actually के ऊपर क्या लिखा है सर? ये रॉन्ग, सर आर के ऊपर ये यस सर, ये सर्कल में सर, COM सर्कल में। COM, it is COM, center of mass, COM। हाँ, हाइड्रोजन एटम में तो हमने कोई बहुत बड़ी गलती करी नहीं थी, क्योंकि रिड्यूस मास जो हाइड्रोजन एटम में आएगा वो अगर कैलकुलेट करके देखिए, ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो फॉर्मूले में μ/m मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो जरा ये नंबर अपन कैलकुलेट करके देखेंगे क्या आ रहा है ना, उससे हमको समझ में आएगा हमने कितनी बड़ी गलती करी है। ठीक है, चलो तो एक जस्ट एक समझने के हिसाब से हम यहाँ कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारी मिस्टेक कितनी बड़ी हुई थी। क्या हमने 2% एरर करी थी, 1% करी थी, कि 10% करी थी, कितना परसेंटेज एरर हुई थी हम चेक करते हैं। तो यहाँ सब जगह m बाय म्यू मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे एनर्जी को चेक करें तो म्यू बाय m मल्टीप्लाई हुआ है, और म्यू क्या था, म्यू था m1 m2 अपन m1 प्लस m2। म्यू होगा इन दोनों के मास का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय इन दोनों के मास का सम। हाइड्रोजन में सबसे हल्का न्यूक्लियस होता है हाइड्रोजन में, और वो कितना हेवी होता है, वो प्रोटॉन के मास के बराबर हेवी होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जरा कैलकुलेट करते हैं कि रिड्यूस मास क्या आएगा हाइड्रोजन एटम के लिए। तो रिड्यूस मास का फॉर्मूला होता है m1 m2 मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय दोनों मास का सम। तो ये लिखते हैं अपन वैल्यू ऊपर की डाल के, ये आ जाएगा 1836 इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 1836 प्लस 1 मतलब 1837। ये रिड्यूस मास है। रिड्यूस मास आ रहा है 1836 अपॉन 1837। मुझे तो लग रहा है नंबर नियरली 1 ही है ना, नियरली 1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं ये नंबर है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ m बाय म्यू या म्यू बाय m, तो मैं नियरली 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देख रहे हैं आप? यस सर। है ना, तो कोई हमने बहुत बड़ी गलती नहीं करी है, हमने लगभग 1 ही मल्टीप्लाई करा। देखो हमारी कोई करेक्शन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हुई है। ये कितना परसेंटेज है, अगर परसेंटेज कोशिश करें निकालने की, जैसे चलो एनर्जी का चेक करते हैं। एनर्जी में मल्टीप्लाई होता था म्यू बाय, तो म्यू बाय m क्या आएगा देखते हैं अपन। म्यू बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, ये आएगा 1836 अपॉन 1837। तो अगर इससे परसेंटेज निकाले अपन की कितना एनर्जी की गलती होगी, जैसे फर्स्ट और सेकंड की जो एनर्जी थी, फर्स्ट और सेकंड लेवल की एनर्जी 10.2 अपन बोलते हैं, और इस फॉर्मूले से जो आएगी उसमें कितना एरर आएगी वो डिफरेंस निकालते हैं। तो दिस वैल्यू जो भी आएगी यहाँ से एनर्जी की वैल्यू माइनस जो अपन 10.2 निकालते थे डिवाइडेड बाय असली वैल्यू, ऐसा करके देखते क्या आएगा। तो हमारे पास एरर निकल जाएगी एरर निकालेंगे अपन 1836 अपॉन 1837 इंटू 10.2, ये आना चाहिए असली एनर्जी। हमने निकाली थी 10.2 डिवाइड बाय असली वाली 1836 अपॉन 1837 इंटू 10.2। 10.2 ऊपर नीचे निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा। आप अगर सॉल्व करें इसे तो ये ऊपर आने वाला 1 मैग्नीट्यूड लेंगे तो इंटू 1837 सॉरी ये -1, ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होके ऊपर 1 बचेगा डिवाइड बाय 1837 कैंसिल डिवाइड बाय 1836 बचेगा, और परसेंटेज के लिए इनटू 100 कर सकते हैं। सो 100 बाय 1836% इतनी एरर आ रही है। 100 अपॉन 1836%, इसको मैं अगर नीचे 2000 जैसा मान के देखूं अगर, तो 100 बाय 2000 मतलब करीब 1 बाय 20 मतलब 0.05% की एरर। 0.05% बहुत रेयर, 1% भी नहीं है। तो 1% का 10th पार्ट 0.1 भी नहीं है, 0.1% एरर भी नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, द एरर इज ओनली लेस देन 0.1%। 1% के भी 10वें भाग से 0.1% से भी कम है, तो बहुत कम एरर है हाइड्रोजन एटम के लिए। क्लियर सर 0.5 है सर। यस सर। कितना आ रहा है ये 0.5 आएगा क्या? हाँ, ये 2000 ले लेंगे तो हाँ ऊपर नीचे 5 से 0.05 आएगा ना। यस सर 0.05 के समथिंग। हाँ, तो 0.1 से कम। सही तो बोला फिर मैंने। यस सर, वही सर मैं भी बोल रहा था कम। हाँ वही इसी की बात है। चलो ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया कि एरर बहुत कम थी। अच्छा, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां ये एरर बढ़ जाती है, जहां ये दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी दिक्कत? जहां ना न्यूक्लियस लाइट होगा। अभी न्यूक्लियस क्या हेवी है, इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा मास है, इसलिए ना यहाँ पे ज्यादा बड़ी एरर नहीं हुई। लेकिन जब न्यूक्लियस हल्का हो जाएगा ना, वहां बड़ी एरर होती है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। लिखो क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, जस्ट अ सेकेंड।
नोट करिए, लिखिए। अ पॉजिट्रॉन is anti-particle of electron. A positron is anti-particle of electron. पॉजिट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। ठीक है, क्या होता है पॉजिट्रॉन? वही बता रहा हूं मैं आपको लिखवा के यहाँ पे। अ पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, that is its mass is same but charge is opposite of electron. दोनों के मासेस सेम होते हैं पर चार्ज अलग होता है। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का जो मास है पॉजिट्रॉन का मास सेम है, पर चार्ज में साइन की गड़बड़ है, साइन अलग है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इक्वल अमाउंट से चार्ज होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी थी। ठीक है, आगे। अब पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज वाला होता है ना, तो एक न्यूक्लियस जैसा एक्ट कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके एटम बना सकता है। सो अ पॉजिट्रोनियम एटम may be formed by इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E माइनस, पॉजिट्रॉन को E प्लस से लिखते हैं, इससे पॉजिट्रोनियम एटम बन सकता है। फाइंड रेडियस नहीं पूछ रहा मैं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट and energy of system in ground state. चलो ये रहा क्वेश्चन एक बार देख लो अच्छे से। कुछ भी समस्या है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो तो बताइए, बाकी पुरानी चीजें हटा रहा हूं मैं सब। A positron can be captured by electron to form an atom. तो एक एटम बन सकता है पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन बनाकर। इस एटम की मैंने पूछ ली कि भाई इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की डिस्टेंस क्या होगी फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में, और दूसरी पूछ ली एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगी ग्राउंड स्टेट में। करिए ट्राई। कुछ भी क्वेश्चन में समस्या है तो बता दीजिएगा, डाउट कुछ भी लैंग्वेज में हो अगर। चलिए मेरे पास आंसर आया, वेरी गुड।
सबसे पहली चीज यहाँ पर हमको फॉर्मूले करेक्टेड वाले लगाना पड़ेंगे, बिकॉज पॉजिट्रॉन का मास तो इलेक्ट्रॉन से बहुत कंपेरेबल होता है, इक्वली है। तो यहाँ रिड्यूस मास है ना, बहुत ज्यादा अलग आएगा। रिड्यूस मास जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन के मास के लगभग बराबर नहीं आएगा, इनफैक्ट यहाँ आधा आ जाएगा। तो रिड्यूस मास आधा, तो रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस का करेक्टेड जो फॉर्मूला था याद करिए, उसमें म्यू बाय एम होता था, ये एम बाय म्यू होता था, मुझे ऐसे याद है एम बाय म्यू होता है। तो m बाई म्यू इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 ले लेंगे और फर्स्ट ऑर्बिट है इसलिए बाकी वो n और z दोनों 1 हो गए। और m बाई म्यू, म्यू क्या आ जाएगा, दोनों के मास तो इक्वल ही है, तो ये तो m बाई 2 हो जाएगा। बस इसको m बाई 2 डालो तो इट विल बी हाफ ऑफ, यहाँ m बाई 2 डाला तो डबल हो जाएगा, तो 2 इंटू यस सर 0.529 एंगस्ट्रॉम 0.529 ये आ जाएगी रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। और एनर्जी अगर निकाले, ग्राउंड स्टेट की -13.6 वाला फॉर्मूला होता था, लेकिन यहाँ पे अपन म्यू बाय एम मल्टीप्लाई करेंगे और जेड और वो सब 1 हो जाएगा। तो म्यू बाय एम कितना होने वाला है, हाफ, तो उसका आधा कर देना, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 6.8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए आ रहा समझ में? नहीं आया सर, नहीं आया, कौन बता सा पार्ट दीजिए नहीं आया? नहीं आया सर। रही सर। देखिए सीधा सीधा अच्छा। फॉर्मूले लगाए हमने और रिड्यूस मास कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू पुट कर दी है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मास सेम ही होते हैं, तो रिड्यूस मास हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ पॉजिट्रॉन डिवाइड बाय दोनों मास का सम, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का आधा आ जाएगा। तो फॉर्मूले लगा दिया, आर डैश का फॉर्मूला ये था, एनर्जी का फॉर्मूला ये था, ये म्यू जो रिड्यूस मास होता है वो यहाँ पुट करना है, और ये एम होता है इलेक्ट्रॉन का मास, ये एम होता है इलेक्ट्रॉन का मास, और रिड्यूस मास आ रहा है इलेक्ट्रॉन के मास का हाफ। तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, तो यहाँ पर ये हमको रेडियस डबल मिल गई, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस डबल मिल गई, और एनर्जी भी इस तरह से मिल गई हमको। ठीक है, यस सर है ना। और पॉजिट्रॉन का चार्ज वैसा ही है जैसा एक प्रोटॉन का होता है, बस मास अलग है। तो है तो वही बोहर एटम, है तो वही बोहर मॉडल की सारी चीज लगा सकते हैं अपन, तो बोहर मॉडल की सारी चीज अप्लाई कर दी अपन ने। ठीक है, चलिए ऐसे जैसे मैंने ये आपको पॉजिट्रॉन के साथ एटम बना के दे दिया, आपको ऐसे क्वेश्चन और आ सकते हैं। कोई पार्टिकल दे देंगे, उसको किसी दूसरे के साथ मिलकर एटम बना देंगे, और वहां कुछ पूछ लेंगे, तो आपको बस एक करेक्टेड फॉर्मूले लगाने हैं। जैसे मैंने अभी तो एनर्जी पूछी, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इस तरह के एटम में अगर एक ट्रांजिशन हो जाए, मान लीजिए 4 एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आ रहा है, तो कितना वेवलेंथ एमिट होगी। तो आप एनर्जी निकाल के, डिफरेंस एनर्जी का निकाल के वेवलेंथ भी बता सकते हो, समझे? यस सर यस सर चलो, तो और भी इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सब एक जैसे ही होंगे, बस फॉर्मूले लगाना है, उनमें कुछ भी करेक्शन ज्यादा फर्क नहीं है, फॉर्मूले से लगा देना है। चलिए, तो ये सब आप कर पाएंगे आसानी से, बस ये याद रखना इन फॉर्मूले को लगाते वक्त कि किसका मतलब क्या है। ये m जो लिखा है फॉर्मूले में, रेडियस के फॉर्मूले में m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ e लिख देता हूँ, और ये जो भी सिस्टम का रिड्यूस मास आया था वो यहाँ रखना, जो भी आपको एटम दिया उसका जो भी रिड्यूस मास आने वाला है वो यहाँ पुट करेंगे। वैसे यहाँ पर जो भी एटम का रिड्यूस मास है वो यहाँ रखना, और ये m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी हमारे क्वेश्चन में रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का आधा आ गया था, तो मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का हाफ यहाँ रख के सॉल्व कर दिया। तो आपको बस ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है, फॉर्मूला सही लगाना है। यहाँ बच्चे जो गलती करते हैं ना, वो इस m में बहुत गलती करते हैं, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो कुछ और ले लेते कभी कभी, तो इससे उनकी गलती हो जाती है। चलिए, तो रिड्यूस मास पे बेस अपन ने क्वेश्चन देखा, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया इसका क्या होता है। फिर कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे भी आते हैं हमारे पास यहाँ पर, जिसमें ना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो कूलॉम्बिक नहीं देते, वो कुछ और तरह का देते, कुछ हाइपोथेटिकली दे दिया। मतलब उन्होंने बोल दिया कि एक मान लो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स है ना, वो ऐसा फॉर्मूला है। अब बताओ बोहर मॉडल के अंदर एनर्जी क्या आएगी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगी किसी ऑर्बिट में, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अपन एग्जांपल के लिए क्वेश्चन करके देखते हैं, तो आसान लगेगा आपको। लिखिए क्वेश्चन, नोट करो, लिखो। assume that, लिखिए, assume that force between a proton and electron, force between a proton and electron in hydrogen atom, force between an electron and proton in hydrogen atom
is given by h e square by r cube, is given by h e square by r cube, h e square by r cube. It is of attractive nature. It is of attractive nature. इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में फोर्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है. Here h is some appropriate constant. Here h is some appropriate constant. h यहाँ पे कुछ appropriate constant है. तो मैंने क्वेश्चन ऐसा दे दिया है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में हाइड्रोजन एटम के अंदर जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला ये है h e स्क्वायर बाय r क्यूब. h कोई कांस्टेंट है, अप्रोप्रिएट है, डायमेंशन वगैरह प्रॉपर है उसकी, आपको दिमाग टेंशन नहीं लगाना है वहां पे. e स्क्वायर चार्ज है ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर है वो, और r क्यूब उनके बीच की डिस्टेंस का क्यूब है, और ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का ऐसा भी लिखा है. चलिए आगे लिखिए. फाइंड radius of nth orbit, find radius of nth orbit and total energy, radius of nth orbit and total energy of this atom. Find radius of nth orbit and total energy in, of course, nth energy level in this atom. इस एटम की रेडियस निकालना है nth ऑर्बिट की, और टोटल एनर्जी वो तो n के ऊपर डिपेंड करती है, तो n के साथ n की वैल्यू पे डिपेंड करती हुई क्या फॉर्मूला आएगा एनर्जी का. करिए एक बार आप अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए अच्छे से. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स ही कुछ अलग दे दिया, हाइपोथेटिकल कुछ दे दिया. अब करो. क्या कर रहे हैं आप बताइए. यस प्रवीण, बिल्कुल सही. जो फोर्स होता है ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का, वो बदल दिया क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में अट्रैक्टिव कहा है मैंने, वो क्या अट्रैक्टिव फोर्स है. सो दिस फोर्स जो अट्रैक्टिव नेचर का है वो इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा होगा, दैट फोर्स इज h e स्क्वायर बाय r क्यूब.
तो जो अट्रैक्टिव फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देता था वो बदल गया मैंने। तो अब हम बेसिक इक्वेशन जो लिखेंगे कि भाई mv स्क्वायर बाय आर किसके बराबर होना चाहिए, तो h स्क्वायर बाय आर क्यूब के बराबर होना चाहिए mv स्क्वायर बाय आर, है ना। यहाँ से एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा mv स्क्वायर आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू h स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 मिली। और याद करिए हम बोहर मॉडल में लिखते हैं mv r इक्वल टू nh बाय 2 पाई होता है, तो इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी। यस सर। है ना। आप इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके फर्स्ट इक्वेशन को देख सकते हो, उससे कुछ रेशो वेशो कुछ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन दिख रहा है कि v और इंटू आर की वैल्यू क्या आ रही है ना। v इंटू आर की वैल्यू हमें मिल रही है, हाँ v इंटू आर की वैल्यू मिल रही है, उनमें कुछ रिलेशन आना चाहिए, ऐसा दिख रहा है। रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे दिख नहीं रहा मुझको। रेडियस में यहाँ से रेडियस v के टर्म में निकालू, अगर मैं यहाँ v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्ट कुछ रेडियस निकाल नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे बस ये दो इक्वेशन को, दो कंडीशंस पता है कि रेडियस इन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेकंड थिंग एनर्जी की चीज पूछिए। अच्छा तुम्हें क्लियर हुआ जो अभी कहा मैंने, ये दो इक्वेशन से रेडियस में निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि दोनों में v इंटू आर की वैल्यू है, दिख रहा है आपको। यस सर। नीचे वाली इक्वेशन में v इंटू आर इस nh बाय 2 पाई m, और ऊपर वाली इक्वेशन में v इंटू आर अगर निकाले तो वो आएगा h e स्क्वायर अपॉन m और इसका रूट। तो दोनों में मुझे वी आर की वैल्यू मिल रही है, तो मैं इनको सॉल्व करके v और r नहीं निकाल सकता क्योंकि सेम चीज है, v इंटू आर की दो वैल्यू है, तो ये दोनों बस इक्वल होना चाहिए। तो इसे सॉल्व करके कुछ नहीं कर पा रहा, बस मुझे ये पता चल रहा है v इंटू आर ये सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन। तो एक तो मैं यहीं फंस गया, बस फंस के गई, आंसर दे देंगे कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट शुड बी सच दैट v इंटू आर इज इक्वल टू दिस टू थिंग, या आंसर हो जाएगा हमारा। फिर एनर्जी पूछिए आपसे, एनर्जी कैसे निकाले, तो एनर्जी एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी जिसको लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाय 2, दूसरी होती है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल कैसे निकाले, पोटेंशियल ऐसा मत लगा देना वो k z e स्क्वायर बाय r, वो मत लगा देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स बदल चुका है। हाँ बोलो, ये फर्स्ट वाला पार्ट आया? नहीं है सर, नहीं है। देखो इन दोनों इक्वेशन से v और r की वैल्यू आ रही है, v इंटू आर की सर ये दो वैल्यू। इक्वेशन सर, हाँ सर ये दो इक्वेशन सर कैसे आई सर? सर कुछ सर देखिए ये वाली ये एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन, जो बोहर मॉडल की कंडीशन ही होती है ना एंगुलर मोमेंटम की, वो लिखी है मैंने। mvr इक्वल टू nh बाय 2 होता है बोहर मॉडल में, याद करो। यस सर पता है ना, है। तो ये वो लिखा है मैंने, और ये सर ऊपर वो वाली ऊपर कंडीशन के ये आ गई। सर हाँ तो बस आगे इनसे मुझे, हाँ इनसे मुझे v इंटू आर ही मिल रहा है दोनों इक्वेशन से, तो मैं वी आर अकेला अकेला नहीं निकाल सकता, समझे? यस सर। है ना, तो हम ये बोल देंगे बस ठीक है कि v इंटू आर शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता यहाँ पे। आगे एनर्जी भी पूछिए हमसे, एनर्जी कैसे निकाले, तो एनर्जी एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, और दूसरी पोटेंशियल होती है। अब पोटेंशियल जो पुरानी होती थी वो मत ले लेना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला बदल चुका है, तो पोटेंशियल निकालना पड़ेगा आपको। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन कैसे निकालते हैं अपन, माइनस इंटीग्रेशन एफ इंटू डी आर। हाँ, और ये फोर्स अट्रैक्टिव था इसलिए मुझे माइनस यहाँ लगाना चाहिए, और 0 टू आर, सॉरी इन्फिनिटी टू आर। तो इससे पहले पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना और फिर वो यहाँ जोड़ लेना। तो टोटल एनर्जी वो लिख देंगे अपन mv स्क्वायर बाय 2 प्लस वो जो पोटेंशियल एनर्जी वहां से कैलकुलेट करके आएगी वो लिख देना। और फिर इनमें क्या करना है, v इंटू आर की जो वैल्यू है कहीं पर सब्स्टिट्यूट हो रही है तो लगा देना। जैसे v की वैल्यू r के टर्म में लिख सकते हो, यहाँ पे 1 बाय r ले जाके तो लिख देना, अगर सब कुछ r के टर्म में लिखना है तो। ठीक है, समझ में आया आगे क्या करना है? यस सर। चलो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना अपन, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं ना, लिखिए दो ना, 2 मिनट अब कितना बचा है इसमें। पोटेंशियल एनर्जी माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो गया, h e स्क्वायर कांस्टेंट r की पावर -3 का इंटीग्रेशन r की पावर -4 बाय 4 r की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, मतलब r की पावर माइनस यह जाएगा माइनस 1 बाय 2 r स्क्वायर, और लिमिट लगा देना है मुझको इन्फिनिटी टू r की पावर -3 का r की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, तो ऊपर आएगा r की पावर -2 नीचे -2, तो ये बचेगा। अब लिमिट लगा देते हैं r और इन्फिनिटी, तो r रखेंगे तो h स्क्वायर बाहर माइनस हो जाएगा बाय 2r स्क्वायर, और इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 होने वाला है। तो पोटेंशियल जी आ गई, वो उठा के यहाँ रख दो, तो टोटल एनर्जी विल बिकम mv स्क्वायर बाय 2, और वो माइनस साइन है माइनस लगा देते हैं,
h²/2r²। अब चाहो तो आप v² की वैल्यू v को यहाँ से r के टर्म में लिख सकते हो या फिर यहाँ पे r के टर्म में लिख सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे। सेकंड इक्वेशन से लिखोगे तो कुछ HH में फॉर्मूला बनेगा। सर ये तो 0 आ रही क्या टोटल एनर्जी। हो सकता है आ रही हो, रख के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ सकती है। ये रखा मैंने m/2, v² की वैल्यू यहाँ से देखी तो आ गई h²/m और नीचे r² आ जाएगा ये, और उधर क्या लिखा है -h²/2r²। m से m कैंसिल तो 0 आ रहा है, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये जो हमारा एटम है ये 0 एनर्जी का पॉसिबल है, समझे? ये एटम सारी स्टेट्स यहाँ पे 0 एनर्जी की रहेगी, ठीक है। हाइपोथेटिकल कंडीशन थी, क्वेश्चन ही हाइपोथेटिकल था, है ना, ऐसा फोर्स थोड़ी होता है में, तो हो सकता है ऐसा हो जाए, ठीक है। चलो, और मेरे पास क्वेश्चन आया था Z क्यों नहीं आया फोर्स के फॉर्मूले में, तो उन्होंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का फोर्स दिया है, तो प्रोटॉन केवल हाइड्रोजन न्यूक्लियस के अंदर होगा, मतलब किसी दूसरे न्यूक्लियस के लिए फोर्स दिया नहीं उन्होंने, तो क्वेश्चन के हिसाब से अपन ने नहीं लगाया Z पे। हम क्यों लगाए, हमें हाइड्रोजन एटम की चीज पूछी है, समझे? समझे क्या, Z क्यों नहीं आया? यस सर। ओके बच्चों, चलिए, तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, मतलब हाइपोथेटिकल फोर्स दे दिया है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आ सकते हैं हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल के, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कैसे करना है, ठीक है। मैंने फोर्स दिया है तो पोटेंशियल ये निकालना पड़ गई। ऐसा भी हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी दे दी जाए और फोर्स निकालना पड़े आपको, फोर्स निकालना तो हो, डिफरेंशिएशन, हाँ तो डिफरेंशिएशन, हाँ -du/dr करके निकाल सकते हैं, है ना भाई। किसी फोर्स की पोटेंशियल नहीं पता है तो उसका जो फोर्स होगा वो -du/dr करके निकाल सकते हैं। ऐसा भी होता है कभी कभी कि हमें फोर्स निकालना पड़ जाए पोटेंशियल नहीं हो, तो वहां ये करके कर लेंगे अपन, ठीक है। डिफरेंशिएशन। हाँ, डिफरेंशिएशन करके फोर्स निकल जाएगा। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब जो भी बचा कुचा था बोहर मॉडल में वो अपना सब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अब हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक कोलिजन। जब एटम्स आपस में कोलाइड करते हैं तो कुछ स्पेशल कंडीशंस पूछ लेते हैं वो लोग हमसे क्वेश्चंस में कि कोलिजन किस तरह का होगा, क्या वहाँ इलास्टिक कोलिजन होगा कि इन इलास्टिक होगा, इस तरह की कुछ चीजें अपन कॉन्सेप्ट देखेंगे। छोटा कॉन्सेप्ट है, एक लेक्चर में हो जाएगा कल अपना वो। इसके बाद अपन पढ़ेंगे, इसके बाद एटॉमिक हो जाएगा कंप्लीट अपना। डी ब्रॉगली तो अपन पढ़ ही चुके हैं, उसका बिगिनर बॉक्स कर लीजिए, वो भी आपका हो जाएगा बिगिनर बॉक्स, और ये एटॉमिक का बिगिनर बॉक्स भी कर लीजिए। देन फिर उसके बाद एक्स-रे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मैं ऑर्डर बताते जा रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन। तो आपको होमवर्क क्या क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बिगिनर बॉक्स पूरा करके लाना है अगली क्लास में, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का भी एक बिगिनर बॉक्स है, आगे देखना मैटर वेव का एक बिगिनर बॉक्स है, वो भी करके। यस सर। क्लियर, 2 बिगिनर बॉक्स आपके लिए होमवर्क में। चलिए ओके बच्चों, फिर आज अपन यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। यस सर, थैंक यू।